ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। 9 और 10 दोनों एक साथ में आपको एक वीडियो में मिलेंगे, है ना। देखा 9 आप लोगों ने देख लिया होगा, ये 10 वाला है। तो इसमें हम बात करेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें, क्या सीख मिलती है इनसे, इनके बारे में। तो देखो ऐसे ऐसे एक हम लोगों ने बुक ख़त्म कर ली। हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री आप 7th क्लास की कराएंगे, 8 की कराएंगे, 9 की कराएंगे, सारी बुक्स आपको सिक्वेंस से कवर करा देंगे। और देखो मैंने बताया आपको पहले ही इसमें कि आपको ये प्री मेंस दोनों के लिए कंपलसरी है ना। इसी से सारे आपके फिर आर्ट एंड कल्चर इसी से निकलेगा, पॉलिटी से गवर्नेंस निकलेगा, साइंस से बेसिक चीज़ें सीखेंगे, पर टेक के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर। लिखा है कि मरुत्सामी और लोहे स्तंभ के बारे में। तो जो मरुत्सामी और लोहे स्तंभ के बारे में, जैसे आपका दिल्ली का जो अभिलेख है, इन सारी चीज़ों को मिलेंगे। तो मरुत्सामी आज बहुत खुश था, पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने लाया। तो प्रसिद्ध लोहे स्तंभ कुतुब मीनार वाला आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, है ना। तो धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि बेचारा दिव्यांग था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है धातु विज्ञान के बारे में पहले। तो इसमें देखो कहानी से ही स्टार्ट होता है, एनसीईआरटी आप लोग पता है। तो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया, और पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। कैसे थे? जो हड़प्पावासी थे ये कुशल शिल्पी थे, और उन्हें तांबे के मतलब धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे के और टिन को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया था? कांसा मिलाया। तो तामा और टिन ना, तो तामा और प्लस आपका टिन मिलके क्या बनाया गया? ये कांसा बना था। तो इन दोनों से एक चीज़ मिल गई। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, और वहीं उनके जो उत्तराधिकारी बने वो लोही युग के, मतलब हड़प्पावासी क्या थे? लोहे को नहीं जानते थे, तो उनके जो उत्तराधिकारी आए वो लोही युग से संबंध थे। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था ना, कोटा लोहा जैसे था, और आपका जो पिटवा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है। तो लोहे की तीन तरीके के लोहे को बताया गया है इसमें। कौन कौन सा है ये आपका लिखा है? कोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। तो मोस्टली सारी चीज़ें अगर हम बात करें ओवरऑल विदेश के तौर पे, तो इंडिया में देखो सारी चीज़ें थी, उनको चिकित्सक के भी क्षेत्र में ज्ञान था, सारी चीज़ें, बट क्या ना वो टेक्नोलॉजी को, साइंस को फॉलो नहीं कर पाए, इस वजह से वो पीछे हो गए थे। क्योंकि जो पुरानी जो रीति आधारित परंपराओं पे चले आए, ढर्रे पे ना, पुराने ढर्रों पे, इस वजह से डेवलप नहीं हो पाया। नहीं तो अभी हम विकासशील देश बोलते ना, विकसित देश में आ जाते। तो ये लोहे स्तंभ में आपको जो दिख रहा है मेहरौली का, जो दिल्ली में है ना, अभी इस पर रस्टिंग क्यों नहीं लगती है और क्यों लगने लगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहे स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि जो इसकी ऊंचाई लगभग 7, देखो ये पॉइंट याद कर लो, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। कहाँ पे? मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है, इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ, और इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती, जो अभिलेख लिखे हैं। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, तो इस वजह से इसको देखना है कि विदाउट रस्टिंग के ये वैसे नॉर्मल लोहा रहता है, जंग लग जाती, बट इसमें नहीं लगी। तो ईंटों और पत्थरों की इमारतें भी देखेंगे। तो क्या होता है कि हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे इमारतों में देखने को मिलते हैं, तो स्तूपों से भी मिलेंगे, है ना। इस स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल भी मिल जाएगा आपको, लंबे भी, और खड़े या छोटे बड़े। उन सब में एक समानता, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जैसे दांत हो गए, कहीं हाथ मिलेंगे, पैर मिलेंगे, ये देख लिया ना अच्छे से। हाँ चलिए आगे देखते हैं। जैसे हड्डी हो गई, दांत हो गए, या राख है। राख मतलब उनको दरअसल विवाद हुआ था इनको, जब इनकी डेथ हुई, कुछ लोग बोले दफनाएंगे, कुछ बोले कि हम इसको मतलब जलाएंगे। तो उनकी जो भी सबसे इधर उधर अब स्तूपों में रखे गए, या उनके द्वारा जो प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं, तो इसे धातु मंजूसा कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मंजूसा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है, ओके, जो ढाल ऊपर ऐसे बना रहता है उल्टा। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया जाता है, और बाद के काल में उस गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए, मतलब ऐसे रख दिया, ऐसा देख लो, फिर उसी को गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया जाता है। यही तो स्तूप बने थे।
चलिए आगे देखते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है जिसे हम प्रदक्षिणा, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो हम उनका वृत्ताकार पथ होगा उसको क्या कहेंगे, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग्स के से घेर दिया जाता है जिससे बेदका कहते हैं। रेलिंग से घिरे क्षेत्र को बेदका कहते हैं। बेदका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोड़ा प्राय रेलिंग, एक मिनट, रेलिंग तथा तोड़ा प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तोरण मतलब द्वार। मानचित्र अमरावती में यहाँ पे ढूंढना है मानचित्र में, और यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग ये 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती हैं थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। तो इस काल में कुछ आरंभिक हिंदुओं का जो मंदिर था निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु भगवान शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह कहलाता था। क्या कहलाता? गर्भगृह। तो भगवान राम की भी स्थापना हुई तो उनको भी गर्भगृह के बारे में पूछा जाएगा, क्या खम्भे हैं, कितने हैं, सारी चीज़ें। जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है, गर्भगृह यही होता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगौर, कौन सा, भीतरगढ़ बनाया जाता है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भीतरगढ़ जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था जिसे हम शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। तो अभी आपने देखा होगा न्यूज में था कि मंडप है ना, भगवान राम की स्थापना के, तो उसमें ये सब देखनी है। यह एक सभागार होता है जहाँ लोग बैठते हैं, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे ना। तो ये मानचित्र महाबलीपुरम और एलोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाई दिए गए। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा पीछे वाले पेज पे चलते हैं और क्या लिखा था इस साइड में, इसको देख लेते हैं। ये आपका स्तूप दिख रहा है, देखो ये स्तूप बना है, ये सांची का स्तूप है। सांची का महान स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन आपका एक क्लियर हो गया। ऐसा बना है, देखो ये बना है नहीं, टोपरा टाइप का ये, फिर इसी को ऊपर से ईंटों से इसकी डिजाइन कर दी गई। इसी में कुछ ना कुछ इनके अवशेष रखे। तो इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा था। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 में जो हमने पढ़ा था कि जमाने का है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार की अगर बात करें तो ये शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं जो अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करें। ये अमरावती की एक शिल्पी है, तो अमरावती के सिक्के के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें देखो हाथियों के साइन बने और गरीबों के साइन बने, एक दूसरे से लोग ना, कुछ स्त्रियाँ भी बनी हैं ऊपर। तो ये आकृति हम लोग देख सकते हैं। चलिए, और इस आकृति में क्या है कि ये आपके एक जैन मंदिरों के जैसे मंदिरों में मतलब काफ़ी ऊंचाई का निर्माण किया जाता था, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखो मंदिर ऐसे बनाया नहीं जाता ऊपर साइड में, हाँ वही सारी चीज़ें। और ये आपका एक और बना है नीचे, तो उसको चलिए देख लेते हैं, रीड करते हैं फिर बताते हैं। इसमें लिखा है कि बाय ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक एकात्मिक मंदिर है। तो ये आपके महाबलीपुरम के मंदिर है, एकात्मिक मंदिर जिसे कहेंगे। इनमें से प्रत्येक मंदिर की एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, समझ रहे हैं, इसलिए इन्हें हम एकात्मिक मतलब मोनोलिथ कहा जा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तरह जोड़ते हुए उस ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। और दाएं एहोल का दुर्ग मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर है एहोल का, ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसकी सूची बनाओ। और दाएं यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं, ये वाली देखना में। चलिए क्या लिखा है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता है, सिंपल सा, और इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें है, अब राजा हो या रानी,
बनवाने का निश्चय करते थे और आम आदमी तो नहीं बनवा पाएगा। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना, है ना, या फिर मंदिर या स्तूपों के लिए सोच विचार तय किया गया स्थान या शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काटकर तराशने, जो पत्थरों को काट के भी तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्श हो गया है ना, छतों का आकार दिया जाता था। तो इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर इन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। मतलब कहीं से चीज़ें बन के आ रही, फिर असेंबल दूसरी जगह की जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं। तो बाएं उड़ीसा का जैन मठ है, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया था। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। तो ये लिखा है कि अध्याय 2 में यहाँ दिखाई गई कई गुफाओं का अंतर। तो ये देखो कुछ जैन भिक्षु रहते होंगे, ये कमरे हैं, ठीक है, दिख गया ना। तो नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का, हाँ भाई मैं यहाँ गया हूँ। नेशनल जो आपका म्यूजियम है बहुत बड़ा है भाई साहब, अगर आप 24 घंटे तक घूमेंगे तब भी नहीं घूम पाएंगे। और मेरा एक ऐतिहासिक दिन था यहाँ, मैंने घूमा था और कभी दोबारा नहीं जा पाया, ठीक है। तो बहुत सारे डिसीजन भी उस दिन लिए गए थे कि कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमना है, देखना, पुरानी चीज़ें मिली थी। तो क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी? ये देखना, ये आपके म्यूजियम में मिल जाएंगे सारी चीज़ें, पुराने से पुरानी चीज़ें वहाँ मिलेंगी। बहुत बड़ा म्यूजियम और बहुत अच्छा है। जाएंगे दिल्ली दोबारा तो फिर घूमेंगे। तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों को आने वाले भक्त को जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत हो गया ना, काम करने वाले सिरमों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, मतलब तोरण, अलंकृत प्रवेश द्वार को, तोरण को बनाने का खर्च दिया जाता था। तो इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी आते थे। अभी भी दान होता है, बड़े बड़े, जैसे राम मंदिर बना सिंपल से, सभी लोग पहले सब एक ग्रुप के लोगों को बुलाया गया, हम बोल सकते हैं रईस लोगों को बुलाया गया सिंपल में ना। तो वो लोग दान तो दिए होंगे, अच्छा खासा आया होगा। अंबानी, अमिताभ बच्चन, सब लोग तो थे। कृषक माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों या रेलिंगों पर लिखे जाते हैं। अब तो दान वाले को लिखे रहते हैं, तो दीवारों पर खुदे थे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। सबका थोड़ी लिखते, अब तो राजा लोगों को लिखते हैं। कुछ चित्रकलाएं के बारे में देखते हैं। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए बिहार थे, बिहार मतलब रहने के स्थान, और इनमें कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए। तो गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी इसमें बनाए गए थे। समझ रहे हैं, गुफाएं में जब अंधेरा था तो मसालें जलाई गई थी। इन चित्रों के रंग 1500 साल के बाद भी चमकदार हैं और ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे। चलिए, तो ये देखो एक मूर्ति बनी है भगवान बुद्ध की, और ये देख लेते हैं कि अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करें। भाई देख लो, ये दिख रहा है एक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो लिखा है कि पुस्तकों की दुनिया क्या होती है। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। तो इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की जो वीर गाथा थी वो लिखी गई हैं, महारथियों की तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं थी। करीब 1800 साल पहले की बात करें, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, ये इतना क्वेश्चन पूछा जाता है यार, आप मानेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा। एक प्रसिद्ध महाकाव्य था शिलप्पदिकारम। कौन सा था? शिलप्पदिकारम की रचना इलांगो ने की थी। इलांगो नामक एक कवि ने की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो ये ध्यान रखना कि कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है जिसका जो तमिल का महाकाव्य शिल्पदिकारम, और इसको इलांगो ने लिखा था। आप देखेंगे कोई भी बहुत पूछा गया। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। भाई देखो, पत्नी को छोड़कर एक वो नर्तकी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। बताइए, वहाँ पांड राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। तो कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, अरे भैया देख रहे हो, मतलब प्राणदंड दे दिया फिर भी कन्नगी उससे प्रेम कर रही थी। तो इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अरे बाप रे, देखा, ये होता है प्यार। तो मदुरै शहर का विनाश ही कर दिया, शेरनी थी वो।
तो शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन है, उसको देखते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला या धूल से सना यूं ही पड़ा है? ये कह रही है वो, ठीक है। मतलब यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो, मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? तो बहुत अच्छी बात की, मतलब उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, आप ऐसे किसी की हत्या कर रहे हैं, है ना? क्या कि तुम एकदम साफ शरीर के धुले हो, धूल धक्कर नहीं लगी, मतलब एक टाइप से एक बात की गई। चलिए आगे देखते हैं। एक और तमिल महाकाव्य था आपका मणिमेखलाई, ये भी पूछा जाता है। तो दूसरा तमिल महाकाव्य आपका मणिमेखलाई, करीब 1400 साल पहले ये सत्यनार द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसकी कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी जो पांडुलिपियां दोबारा ये लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ओके, तो अन्य लेखक जैसे कालिदास, तो कालिदास जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था, ये संस्कृत में लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं भाई? हम कालिदास को वैसे मोस्टली अगर बोलेंगे ये प्राकृतिक प्रेमी भी थे। अच्छे व्यक्ति थे, प्रकृति प्रेमी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोस्टली ये चीज़ें संस्कृत में लिखी, बट हम कह सकते हैं। पुरानी कहानियों को संकलन तथा संरक्षण भी देखना है। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है ना। पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण तथा पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ, मतलब इनकी कहानियाँ बताई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेघदूत का एक श्लोक है, देखते हैं क्या है। मेघदूत, इसमें लिखा है कि यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत है, कालिदास की, है ना, से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करना है। तो कोई एक विरही थी, प्रेमी थी, वो बरसात के बादल को क्या कर रही है? अपने संदेश वाहक बना रही है, कल्पना कर रही है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया। कहते ना, जहाँ ना पहुँचे कवि रवि वहाँ पहुँचे कवि। चलिए देखते हैं। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? भाई ऐसे वर्ड लिख रहे हैं ना, तो प्रकृति प्रेमी तो कहेंगे। हम तो पहले ही बता रहे थे कि वो संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन वो एक प्राकृतिक प्रेमी भी थे। अब देखिए उन्होंने क्या दरअसल हाथियों से भरी खुशबू, मिट्टी, है ना, धीरे धीरे बहेगी, ब्यार मतलब सारी चीज़ों को बताया, धाराएं, पानी। तो इनमें इन देवी देवता की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की जो सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जैसे लोग सुनने आते थे, अभी भी होता है ना, पाठ हो रहा है कहीं। तो दो संस्कृत महाकाव्य की बात करना, एक महाभारत था और एक आपका रामायण था। तो लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे और तुमने से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है कि नहीं? हाँ वही। तो इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की जो राजधानी थी, क्या थी? हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, और यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम इस जिस रूप में जानते हैं करीब 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है। ठीक है, तो पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। तो ये ऋषि ने लिखा था। महाभारत में भागवत गीता भी है, तो गीता जी मिलेंगी, है ना, गीता तो है ही। तो रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में। अरे वाह, अभी राम मंदिर में ना, करंट की बात है। तो उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और विजयी होकर वो कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। तो महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप से लिखा गया ना। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ध्यान देना, संस्कृत रामायण के जो लेखक हैं वाल्मीकि माने जाएंगे, गलत नहीं कर देना। तो इस
इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी हैं। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। भाई तो ये अब अपने से कर सकते हैं कि किस राज्य में है। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो कैसे ये प्रचलित है। तो रामायण जो रहती है ना, जो रामलीला बोल सकते हैं ना, तो वो होती रहती है। महाभारत की बात करेंगे उससे तो रासलीला भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, क्योंकि गीता है, सब उसका वर्णन होता है। भागवत महापुराण की जो वाचन होता है वो बोल सकते हैं 7 दिन का तक चलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कुछ कहानियाँ हैं, उनको सुन लेते हैं। आम लोगों को भी कहानियाँ कहते हैं। कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, है ना, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस तरह के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। तो जातक और जो पंचतंत्र कहानियाँ था ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। बंदर राजा की कहानी। अब बताइए, देखिए कहानियों से है और कितना अच्छी प्यारी सी कहानी मिलती है इसमें। तो चलिए हम लोग बंदर राजा की कहानी देखते हैं। थोड़ा वो नीचे कर लेते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ ना। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे और ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं मिलते थे, तो ये लोग सब इसलिए हिमालय में रहते थे ना। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते ये वाराणसी पहुंच गया। कहाँ पहुंचा भैया? वाराणसी। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। अब बताइए, राजा जी को ऐसी जगह फल मिला, वो अपनी सेना से आदेश न कर दें ये फल चाहिए, उससे वह यहाँ मिला, उसे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने उसने अपने राज्य के जंगल, अभी आजकल की नदियों का कोई भी चीज़ आप लोग छुएंगे नहीं, है ना, पता नहीं क्या है क्या नहीं। भाई पहले पवित्र नदियाँ रहती थी, एकदम से साफ सुथरी रहती थी। ठीक, उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके जो दरबारियों ने खूब आम खाए। ठीक है भैया, खाए। तो रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं और राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने, देखो ये भी राजा है भाई, वो भी राजा था बंदरों का। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी जो सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर दिया। बताइए, ऐसे राजा थे। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब सब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ और बंदर राजा की मृत्यु हो गई। पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो मध्य भारत में भर होते एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र से ये दिखाया गया है। तो ये देखो, ये कहानी दिख रही है आपको कि ये देखो पेड़ है, ये सब यहाँ से तोड़ रहे हैं, फिर उन्होंने पुल बनाया कि इससे सारे बंदर पार करके निकल जाए। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है या हिस्सा क्यों चुना गया? तो भाई अभी तो हम लोगों ने देखा ना, इस कहानी में क्या देखा कि राजा को अपनी प्रजा के साथ जो आमों का आनंद लेते दिखाई दिया रहा कि खा रहे थे। देखो पहले ऊपर देखोगे ये खा रहे हैं, है ना, ये पेड़ पे चढ़े हैं ये वाले ये। फिर उसके बाद क्या हुआ, यह संदेश भी मिल रहा है कि जो राजा अपनी प्रजा के साथ मिलजुल कर रहता है, इसलिए इसे हिस्से को चुना गया। तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान की पुस्तकों के बारे में देखते हैं क्या। तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की कहानी है। ये गणितज्ञ भी थे, खगोल शास्त्री भी थे, आर्यभट्ट। इस संस्कृत में ये आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती और दिन रात होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली। ये इन्हीं ने भी बताई थी कि वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही
है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो बारहमीर के बारे में देखते हैं। बारहमीर और जो ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने ये कई खोजें की और इसके बारे में और पता लगाए क्या क्या था। ठीक है, मतलब आज की डेट में इतना तो भारत, मैंने बताया ना, बहुत आगे था, सारी चीज़ें थी, बट वो साइंस की चीज़ें अपनी पुरानी पैटर्न को छोड़ा नहीं। जो बोलते ना, घरेलू दादाजी ने किया, पापा ने किया, वो खेती का भी पैटर्न चेंज नहीं किया, इस वजह से वो पीछे रहे। तो इसमें लिखा है कि शून्य और आयुर्वेद के बारे में बताना है क्या क्या था, क्या क्या सर्चें की। शून्य की बात करें तो अंकों का प्रयोग सबसे पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया। तो इन्होंने एक चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। किसके द्वारा? अरबों के द्वारा। तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है, जो गिनती हम लोग गिनते हैं, लेकिन शून्य का प्रयोग भारत में किया। रोम के निवासियों शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करें, कैसे करते थे। आगे देखते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जैसे हम चरक बोल सकते हैं, भाई ये सबसे पहले यही थे, चरक ने सर्जरी करी थी। और द्वितीय आपके प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत ये चौथी शताब्दी ईस्वी के थे। तो चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी के थे, और जो सुश्रुत थे आपके वो चौथी शताब्दी के थे। चरक द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। एक और थी शास्त्र है चरक संहिता, है ना। एक उल्लेखनीय पुस्तक अपनी रचना श्रुत संहिता में श्रुत ने आपका शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया था। यही आपका सर्जरी की थी फर्स्ट, किसने? श्रुत ने। चलिए देखते हैं आगे क्या। तो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो और अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करें। भाई बता सकते हैं कि अगर आप एक मंदिर के उसमें बैठे हैं तो चारों तरफ का क्या बताएंगे? ठीक है, तो बताएंगे, जो सारी चीज़ें देखेंगे। उपयोगी शब्द देख लेते हैं क्या थे। स्तूप था, मंदिर था, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, ये सब। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित सुमेलित करना है, सुमेलित करिए, क्या हो जाएगा। स्तूप की बात करें, देखो वही जो अभी पूछा गया, तो इसको मैच कर दीजिए। तो स्तूप जाके आपका मैच होगा किससे? ये टीला से होगा ना, टीला ही तो होते थे इधर। शिखर की बात करेंगे, शिखर ये गर्भगृह के जो ऊपर लंबाई में निर्माण करता था वो था, तो ये नीचे चला जाएगा। शिखर मतलब गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप भैया कैसे? अभी जस्ट बताया, मंदिर में जो लोगों को इकट्ठा होने की जगह थी, तो कहाँ है मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह? मंडप हो गया। गर्भगृह देवी देवता की जो मेन पूजा स्थल था वो हो जाएगा आपका। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और जो प्रदक्षिणा पथ था वो स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ था, जिसमें लोग परिक्रमा करने के लिए जगह बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका खाली स्थान, पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इनको देख लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले बसा। कालिदास 1600 साल पहले थे। लोहे स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले आए थे। दुर्गा मंदिर की बात करेंगे 1400 साल पहले। तो अब हम लोग देखते हैं खाली स्थान क्या बनना है इसमें। खाली स्थान में तो खाली स्थान में लिखा एक बड़े ग्रहतक थे। कौन थे? अरे भैया अभी पढ़ा हम लोगों ने, आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। ठीक है, आगे लिख लेना। स्पेस में देवी देवता की कहानियां मिलती हैं, तो किस में मिलती है भाई? पुराणों में देवी देवता की कहानियां मिलेगी कि नहीं? फिर लिखा है कि को स्पेस को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। भाई संस्कृत लेखक मतलब रामायण तो लिखी, लेकिन वो संस्कृत में। तो कौन थे? वाल्मीकि थे। ठीक है, और फिर लिखा है स्पेस और स्पेस, दो तमिल महाकाव्य। भाई कौन कौन से थे भाई? एक था हम लोगों ने पढ़ा था शिल्पाधिकारम, है ना। फिर दूसरा कौन था? मणिमेखलाई। ये दोनों हो जाएंगे। चलिए, ये हम लोगों ने खाली स्थान भी कर लिए। इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए। पढ़ोगे अच्छे से कर लो। हमारे तो 2-3 मार्क पढ़ चुके यार, क्या बताएं। आओ चर्चा करें। अब पढ़ा के काम, भाई आप लोग भी पढ़ लो, जरूरी है। देखो तो बताना कि धातुओं के, क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ। धातुओं से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है, उन्हें हम क्या लिखा है? उन्हें दिखाया गया। तो भाई क्या क्या था? तो जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर अच्छा पुराने चैप्टर की तो आप रिमाइंड करोगे, अध्याय 4 में जो था आपका आरंभिक नगर के बारे में हमने पढ़ा था। 5 में क्या बताती हैं हमें किताबें, कब्र। और जिन धातुओं की बात करेंगे तो अध्याय 4 में आपके जो तांबा, सोना, चांदी की बात हुई थी। 5 में क्या था? लोहा और सोना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि लिखी कहानियों को पढ़ो जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 9 में पढ़ा है, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था, बताइए। तो बंदर राजा की जो कहानी दी गई उसको आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना, है ना, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। दरअसल नॉर्मल कहानी क्वेश्चन थी कि बंदर राजा भी अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। लगभग 80,000 सैनिक थे ना, देखे थे बंदर थे वही। वह स्वयं बुद्धिमान और कूटनीतिक और बहुत बहादुर था। अब बुद्धिमान कैसे भाई, उसने सबकी बंदर की हेल्प की, एक पेड़ की डाल तोड़ी थी, पुल बना के लग गया था ये हो गया बुद्धिमानी। कूटनीतिक, तो कूटनीति भी कहीं ना कहीं उसकी बहादुर इस वजह से कि खुल पुल बन के उसके ऊपर सब लोग निकल रहे थे, क्योंकि वो कूटनीतिक इसलिए था, वो चित्त निर्णय लेता था समय समय पर। अब जैसे कैसे, जब मैंने बताया कि मानव जब उस जो राजा था उसके समुदाय को मार डालना चाहता है, तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई, और उस योजना में क्या था, उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर अपने आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बन गया था। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वो एक राजा तो था, लेकिन वो किसी भी रूप में जो मानव राजा होते उनसे अलग नहीं था। उसने भी तो अपनी प्रजा की रक्षा की थी, ऐसा होना भी चाहिए। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है, और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य की कहानी सुनाओ। तो भाई एक कहानी सुनाना आपको किसी महाकाव्य की, बताइए क्या हो सकता है। दरअसल हम बात करें कि हमारे जो महाकाव्य हैं, बहुत सारी कहानियाँ थी ना, कि अगर हम इसकी जो बात करें, जो भी प्रभावित हमें जो करती हैं, मतलब हम कुछ सीख लेते हैं उनसे। हमारे जो जीवन में कुछ आदर्श चीज़ें देता है ना, कुछ मार्गदर्शन भी दिखाते हैं। भाई रामायण से कुछ ना कुछ सीखते हैं हम लोग, महाभारत से भी सीख रहे हैं, शिक्षा भी मिलती है ना। तो ऐसी ही जो महाकाव्य, महाभारत और रामायण जैसी एक कहानी जो महाकाव्य में है, और उसमें से जैसे हम कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी थी, है ना। अब इधर देखेंगे कि दोनों पक्ष जीतने के लिए अपने अपने जो नाते रिश्तेदार और अन्य राजाओं को अपने अपने साथ मिलाना चाहते थे। सिंपल होता ही, वो कहते हमारे पक्ष में, यहाँ पे घर में लड़ाई हो जाए, कोई आएगा वो मेरे पक्ष में नहीं बोल रहे, बोला कोशिश करेंगे मेरे पक्ष में रहे। तो श्री कृष्ण जो इसमें थे वो एक महान शक्तिशाली और भगवान की शक्तियाँ रखता थे, और दोनों ही पक्षों को संबंधित थे, है ना। वो अभी एक तरफ नहीं हुए थे, दोनों शक्त में। तो इसलिए दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़े थे, सहायता मांगने के लिए पहुंचे, और ठीक उसी दिन पांडवों में से एक जो अर्जुन भी सहायता के लिए गए। तो अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुंचे। अब बताइए, भगवान के पास दोनों लोग जा रहे हैं, और यह विनम्र भी थे अर्जुन, आपने देखा होगा, इसलिए वे पैर की दिशा में बैठ गए ना। और श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। और श्री कृष्ण जैसे ही नींद से जब जागे तो उन्होंने अर्जुन को देखा, उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे। तो दुर्योधन ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा। तो इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण के साथ को खो दिया, और इसी कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम जिससे भी सहायता की अपेक्षा करते हैं उनके साथ उद्दंडता या व्यवहार नहीं रखना चाहिए। कितनी अच्छी सीख दी गई है। चलिए चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। काफ़ी अभी क्वेश्चन है। 6 में लिखा है कि इमारतों तथा स्मारकों के अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों, मतलब विकलांग के लिए और जो अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझाव की सूची। भाई विकलांग, देखो यही सोचेंगे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बताइए अपने सुझाव दीजिए क्या करेंगे। तो इमारतों तथा जो स्मारकों में हम जैसे जो ढलान वाले जो प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए, जैसे स्कूलों में आजकल रैंप बनने लगे हैं ना, जो भी इमारतें तथा स्मारकों को ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए। अब स्कूल वाले करने लगे। पहिए वाली कुर्सियों का आसानी से जो प्रयोग किया जा सके वो होनी चाहिए। तो इसी तरह व्यक्तियों के लिए जो उचित रोशनी का प्रबंध भी होना चाहिए, है ना, जहाँ से वो खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए। आगे देखते, कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग की एक सूची बनाओ। भाई अगर हम कागज़ की नॉर्मल सी बात करेंगे, सबसे पहले कहाँ से, तो ये चीन से स्टार्ट हुआ था, फिर ये कोरिया गया, फिर जापान गया, है ना। लुई करके थे, लुइस, हाँ ऐसे कोई था जिसने कागज़ का योगदान किया था। तो हम देखते हैं कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग के बारे में। कागज़ बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम नॉर्मल सी बात करें, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे रूप भी हैं। हम जो आज की किताबें पढ़ते हैं सब कागज़ की छपी हैं। हम लिखने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं, वस्तुओं के जो पैकेट बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग करते हैं, खेल का सामान जैसे कि बनाने में भी कागज़ का प्रयोग होता है, और कृत्रिम जो गुलदस्ता बनाते हैं ना, बचपन में स्कूलों में बनाया होगा, वो भी कागज़ का बनता है।
ऐसे ही एग्जाम्पल वो आपको देंगे जैसे जो आप जिस क्लास की एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं ना उसी हिसाब से दें। तो इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे, बताइए। तो ये आप अपने हिसाब से बता सकते हैं भाई कहाँ जाएंगे। मोस्टली अगर कहीं नहीं भी जाना तो आप सीधा महरौली दिल्ली जाइए, और दिल्ली में जो पसंद करूँगा वो देखेगा। तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे, कुतुब मीनार के पास देखेंगे, लोह स्तंभ को देखा जाएगा। ये भारतीय जो शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण भी है, क्योंकि वहाँ पे जो बना है आपका है ना लोह स्तंभ, तो उसमें जंग नहीं लग रही है, देखें क्या है। तो आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी, तो हम देखेंगे। और कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक भी है, तो महरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकेंगे। तो ये था आज का आपका एनसीईआरटी क्लास 6 की हम लोगों ने धीरे धीरे फिनिश कर ली। अब तो कुछ नहीं है। अच्छा क्या लिखा है, तिथियों पर एक नज़र। हाँ भाई रिवीजन भी कर लीजिए, ज़रूरी है। तो इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं और प्रक्रियाओं के होने की अनुमति तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होगे उनमें तिथियां अलग अलग तरह से लिखी होंगी। तो इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं दी गई थी। जैसे कि पुरा पाषाण काल युग अध्याय 2 में हमने लोग पढ़ा था कि इससे जो तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई थी। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो इसमें कृषि पशुपालन की शुरुआत की लगभग 6000 वर्ष ईस्वी पूर्व से दी गई थी। हड़प्पा के नगरों के विकास की बात करेंगे तो 2700 से लेकर 2900 ईस्वी पूर्व के बीच है। ऋग्वेद की रचना की बात करेंगे तो काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी के बीच का था। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का जो उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व हुआ था। पश्चिमोत्तर में जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था लगभग 327 से लेकर 325 ईस्वी पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईस्वी में था। अशोक का जो शासनकाल लगभग 272 से लेकर 268 ईस्वी पूर्व से 231 ईस्वी पूर्व के बीच था। संगम साहित्य की रचना की बात करेंगे लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का जो शासन था लगभग 78 से 100 ईस्वी तक है ना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना की बात करें 320 ईस्वी में। पल्लवी की जो परिषद में जैन साहित्य का संकलन जो हुआ था लगभग 512 या 521 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन का शासन की बात करें तो 606 से लेके 667 तक 47 तक 606 से 747। चीनी यात्री जो स्वांग भारत का आगमन हुआ तो 630 से लेकर 643 ईस्वी में। पुलकेशिन सेकंड का शासन 609 से लेकर 642 था। तो कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक ऐसे अधिक तिथियों को देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक सहमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। तो भाई हम भी नहीं बता पाएंगे जब इतिहासकार ही नहीं है, तो ऐसा ही है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियाँ इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियाँ निश्चित नहीं है। तो जहाँ जहाँ प्रश्न मार्क लगे थे ये देखो लगे, ठीक है। तो आईओ पेज अब तो नहीं है ना कुछ, अभी भी मैप है, मैं अभी कराना ही पड़ेगा इसको। चलिए तो देख ले, तो एक जो प्रेजेंट टाइम का मैप है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये लद्दाख देखो अब क्या है ना, इसमें एडिट होके ये आ गया। ये आपका पहले एक ही था, अब लद्दाख ले अलग हो गया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर इधर आ गया, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, देखते चलिए है ना। फिर इस टाइम आएंगे पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पर उत्तराखंड, फिर हरियाणा, ये बीच में दिल्ली है। फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पे गुजरात, यहाँ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है बात करेंगे हरियाणा से लगी, राजस्थान से लगी है, उत्तराखंड से, और यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर हम नीचे छत्तीसगढ़ देखेंगे, झारखंड है, बिहार और ऊपर नेपाल से। ओके, फिर हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा सिक्किम की साइड। सिक्किम की जो कैपिटल है गंगटोक है, ऊपर चीन तिब्बत हो जाएगा। सिक्किम की हम सीमा की बात करेंगे, देखो रिविजन ही हो रहा है, ये नेपाल से भी लगी है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे इसको पश्चिम बंगाल से, है ना। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये यहाँ पे भूटान से लगी है। तो 2 राज्यों से लगी है, किस से, भूटान से और पश्चिम बंगाल से, इधर नेपाल और वहाँ पे चीन से, ठीक है। 2 कंट्रियों से, 2 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो भूटान से लगती है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। और यहाँ पे असम से, फिर यहाँ पे कोहिमा मतलब मणिपुर, नागालैंड, फिर मणिपुर, इम्फाल इसकी कैपिटल है, मिजोरम की आइजोल है। और ये म्यांमार से सीमा बनाती है, कौन कौन, मिजोरम है आपका, इम्फाल मतलब मणिपुर, फिर नागालैंड, ये सब। बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये आपका ऊपर आपका सिक्किम से भी सीमा टच करता है, फिर यहाँ पे असम से भी करता है, और यहाँ त्रिपुरा से भी करेगा, ठीक है। ये अगरतला, त्रिपुरा के साथ साथ ये मिजोरम, ठीक है। यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य पूछा जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, फिर महाराष्ट्र है ना,
फिर ये तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से होकर 2 जून 2014 को अलग हुआ था। फिर उसके बाद ये आपका कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरल ये सब आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये जो है ये लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। ओके, नीचे श्रीलंका जो पाक जल स्ट्रेट से इंडिया से जुड़ता है या अलग करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब तो खाली पेज ही है भैया, अब कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये NCERT क्लास 6 का हम लोगों ने हिस्ट्री का पूरा कवर कर लिया और इसमें 10 चैप्टर थे, 10 भी कवर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में, क्लास 7th के हिस्ट्री को लेके। तो आप लोग जुड़े रहिए रैंकर मेकर के साथ। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त जो भी हैं उनको चैनल को शेयर करें, क्योंकि वो UPSC जिसको भी 2024 या 25 का देना है उसके लिए जुड़े। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।